बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अज़हा सभी को बहुत मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, हमारी पूरी टीम को मुबारक हो, अब तक टीवी को मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो भाई। और जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, क्या हो रहा है ईद उल अज़हा पे? आप सभी को मालूम है गोश्त से बनने वाली चीज़ें पकती हैं और ऐसी चीज़ें पकती हैं कि जिनमें अगर आप ख़ानदान वाले पूरे जमा हैं तो ऐसा खाना होना चाहिए कि कम टाइम लगे। कम टाइम तो नहीं लगता है, हाँ, एक खाने में बहुत सारा आपका गुजारा हो जाए। तो आप सभी लोग सीखने वाले यहाँ पे बीफ नली नहारी, और नहारी का गोश्त आपके पास बेहतरीन मौजूद होगा और नलियाँ भी मौजूद होंगी। तो नहारी बस जितने देर लगती है पकने में वो तो ऑब्वियसली लगती है। तो घर में नहारी पकाएंगे, बेहतरीन पकेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसके अलावा मीठे में सीखने वाले हैं आप अपनी फरमाइश पर रबड़ी खीर। तो मीठे में ये है ना, रबड़ी नहारी कैसे बनेगी भाई? आटा ज़्यादा डालेगा तो हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। खैर, आप सीखने वाले हैं रबड़ी खीर और इसके अलावा एक चाय बनाएंगे भाई। जब खा पी लेते हैं तो फिर ये होता है भाई चाय पिला दो, इतना कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद फिर चाय ऐसे मांगी जाती है बस इसके बाद ख़त्म है सब कुछ, कि बस जो कुछ थी वो चाय थी और कुछ नहीं था। तो आप सभी लोग सीखेंगे यहाँ पर लेमन टी। लेमन टी बहुत ही ज़रूरी होती है खाने के आधे घंटे के बाद पीने के लिए। ये आपको फ़ायदा भी देगी, आपको मज़ा भी देगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर कॉल करना चाहें कर सकते हैं और वैसे मेरी तरफ से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गोश्त रखा हुआ होगा और आपके सामने होगा और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये गोश्त अब संभालें कैसे। हालांकि ये सारी बातें पहले सोचने की होती हैं, प्लानिंग करने की होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी वक्त कर रहे होते हैं। तो चलिए उनके लिए भी बता देंगे और उनके लिए भी जिन्होंने पहले से प्लानिंग की है कि इतना सारा गोश्त आपके पास है तो आप क्या करेंगे। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले नहारी का काम करूँगी। यहाँ पे पहले भी मैंने सिखाई है, सब कुछ मैं अपने पास से सिखा रही हूँ, जैसे कि आप अपने घर के मसालों से सिखा सकते हैं। यहाँ मैं मलका मसालों को इस्तेमाल करूँगी, लेकिन वो मसाले हैं जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी वगैरह होती है तो ये आपके पास यकीनन होंगे, तो आप अपने घर में इसको बिल्कुल पका सकते हैं। थोड़ी सी प्याज है। अच्छा, इससे पहले जब मैंने नहारी आपको सिखाई थी तो मैंने प्याज नहीं डाली थी, लेकिन प्याज डालें बहुत अच्छी बनेगी नहारी आपकी। तो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है, उनको यहाँ स्लाइस कर लिया है, तो वो मैं इनको ये मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं रख देती हूँ ब्राउन करने के लिए, सुनहरा सा रंग। अच्छा, तेल या घी जिसमें भी पका रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि हमें इसकी तरी बनानी है। आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से मैं तरी निकालती हूँ। मेरा जो नहारी पकाने का तरीक़ा है वो बहुत ही बेहतरीन है, आसान है और लाजवाब नहारी आपके यहाँ तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पर 2 अदद प्याज हैं जिन्हें स्लाइस कर दिया, थिनली स्लाइस्ड। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन, मैं मलका का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें आप अपने जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 2.5 खाने के चमचे आपको चाहिए होगी पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं मलका की इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, थोड़ी सी सौंठ डालेंगे। सौंठ मैंने वैसे अलहदा रखी हुई है, लेकिन मसाले में मेरे पास मिक्स है, ये आपको बताने के लिए। इसके अलावा नमक जाएगा, मलका का गुलाबी नमक, जो कि मैं यहाँ रखा हुआ इस्तेमाल करूँगी इसमें। इसके अलावा एक गरम मसाला बनाया हुआ, जो कि मेन चीज़ है नहारी की, जिससे सारी खुशबू, सारा मज़ा इससे ही बनने वाला है। अच्छा, ये मसाला मैं इत्मीनान से आपको दिखवाऊंगी। वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि हम नहारी पकाने के लिए गरम मसाला बना लेने के बाद इस्तेमाल करेंगे। लाल आटा है मेरे पास, जो कि हम नहारी में थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे नहारी को गाढ़ा करने के लिए। इसके अलावा गोश्त है, ये गोश्त आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास। तो ये गोश्त जो है बोंग का गोश्त है। जिनके पास गाय की कुर्बानी हुई है तो उनके पास ये गोश्त वाफिर मकदार में मौजूद होगा। ठीक है। अगली टांगों की जो बोंग है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पिछली टांगों की भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही आप कर सकते हैं। और ये गोश्त पूरा का पूरा बोंग का है, जिसको कि बहुत ही अच्छी तरह पकाया गया है और इसे अच्छा गलाया गया है। नलियाँ आपके पास होंगी, नलियाँ आप डाल दीजिए। और ये मैं 1 किलो गोश्त यानी 1 किलो बोंग में आपको रेसिपी दे रही हूँ, आप उसी हिसाब से अपने घर में पका सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो बोंग थी मेरे पास और उसके साथ हमने 3 नलियाँ ले ली, दरमियानी साइज़ की ऐसी थी नलियाँ जिसमें कि गूदा है। ठीक है, वो हमने ले ली।
गोश्त को, नलियों को धो लिया, धोने के बाद इसको उबालने के लिए रख दिया। प्याज रख दूँ मैं, ये काम भी होता रहेगा, साथ ही में तरीका जो है नहारी पकाने का वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, गोश्त को आप इसमें तकरीबन 10 से 12 कप्स जो हैं पानी के डालेंगे, देगची में अगर पका रहे हैं, सॉरी उसमें प्रेशर कुकर में अगर पका रहे हैं, और अगर देगची में पका रहे हैं तो कम से कम भी 15 प्याली पानी आपको डालना होगा, क्योंकि बोंग का गोश्त देर में गलता है और साथ में नली भी है, तो नलियाँ भी साथ ही डाल दीजिए और इसको उबाल आने दीजिए। जब उबाल आ जाएगा तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारा झाग बन गया है, तो वो झाग हटा दीजिए। उसके बाद आपने इसमें गोश्त में और नलियों में जो पानी डाल के रखी है, इसमें सिर्फ 1 खाने का चमचा आप डालेंगे सौंठ और 2-3 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन, बस, और आप गलाने के लिए रख दीजिए। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए। सभी को पता है नहारी का गोश्त कितना गला हुआ होता है, उतना गल जाए और यखनी उसमें बाकी रह जाए। आपके पास यखनी कम से कम भी 1 किलो के लिए आपके पास 6 प्याली यखनी होनी चाहिए। ये मेरे पास रखी हुई है यहाँ पे, तो ये कम से कम भी 6-7 प्याली यखनी होगी तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। ये तो एक प्रोसेस हो गया जो बेसिक प्रोसेस था नहारी पकाने के लिए। पके हुए गोश्त के साथ, यानी पूरे गले हुए गोश्त के साथ जो नहारी पकाएंगे तो वो आप इस प्रोसेस से पकाएंगे, ठीक है। क्योंकि गोश्त को गलाकर और खाना पकाने से खाना बेहतरीन पकता है, लाजवाब पकता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और गोश्त का रंग काला नहीं होता। अच्छा, ये मसला भी आता है कि जब कुर्बानी के गोश्त को पकाते हैं, चाहे वो बकरे का गोश्त हो चाहे वो गाय का गोश्त हो, वो काला हो जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं, आप लोगों की गलतियाँ भी उसमें शामिल हैं। एक तो ये है कि आप लोग उस गोश्त को जो अभी कुर्बानी होकर आया है रेस्ट नहीं देते। गोश्त को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसमें से वो जो एक पानी होता है उसका निकल जाना ज़रूरी होता है। तो उस पानी के निकलना ज़रूरी है। एक तो गोश्त का टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरे ये कि गोश्त के रंगत पे भी फ़र्क पड़ता है। फिर आप लोग गोश्त को घी तेल में डाल के भूनते रहते हैं। जब उसको चिकनाई लगती है तो गोश्त काला हो जाता है, यानी तेल की या घी की चिकनाई लगी तो गोश्त काला हो गया। इस वजह से गोश्त की जो खूबसूरत रंगत होती है पकने के बाद वो नहीं रहती है। अब आप ये देखें, गोश्त मैंने बॉईल किया हुआ है और गोश्त की रंगत आप देखें कितनी अच्छी नेचुरल रंगत है। ये काला गोश्त नहीं कहलाएगा। ये देखें कितना अच्छा पक्का हुआ गोश्त है, क्योंकि मैंने इसको बॉईल किया है। अगर आप बॉईल करेंगे तो गोश्त कभी भी काला नहीं पड़ेगा। बॉईल कर लेने के बाद, गला लेने के बाद फिर जो भी आपकी रेसिपी है उसे फॉलो करते हैं तो गोश्त में वही उसकी रंगत आएगी जो कुदरती रंगत गोश्त पकने के बाद होनी चाहिए। अगर ये काला हो जाता है तो फिर रग़बत भी नहीं आती है और गोश्त के टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी टिप मैंने आपको दी है और जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता है और जब से प्रोग्राम कर रही हूँ तब से मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ। तो गोश्त को आपने बॉईल करने के लिए रखना है। जो भी चीज़ आप पका रहे, चाहे बिरयानी पकाएं, कोई सा सालन पकाएं, नहारी पकाएं, कुछ भी पका रहे हों तो आपने गोश्त को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए ढेरों पानी डाल दीजिए आप, ठीक है, ढेर सारा, कोई नाप तोल नहीं है पानी की। पानी गोश्त से अच्छा खासा ऊपर रहना चाहिए। उसको उबालें। उबालने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे काले काले झाग एकदम आ जाते हैं और आपने या तो वो पानी पूरा फेंक देना है या फिर वो झाग पूरे हटा देने हैं। ये झाग होते हैं जिसकी बिना पे गोश्त की रंगत काली होती है। जब ये निकल जाएंगे तो गोश्त आपका सुनहरे रंग का हो जाएगा, जैसे कि कुदरती रंग होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से पकाएंगे। गोश्त में जो पानी का फेंकना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो ख़ास स्मेल आती है कुर्बानी के गोश्त से जिसकी हम लोगों को आदत नहीं होती है, तो वो स्मेल निकल जाती है और गोश्त वैसे ही प्लेजेंट हो जाता है जैसे कि आप रोज़मर्रा का गोश्त ख़रीदते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई है गोश्त को अच्छे टेस्ट का पकाने के लिए और उसका टेस्ट तकरीबन वही हो जो कि आप मार्केट से गोश्त ख़रीद के लाते हैं, तो वही टेस्ट आपको मिले। तो उसके लिए मैंने ये सारी टिप्स आपको दी हैं, बाकायदा क्लास की है, समझ लीजिए कि ये मैंने क्लास की है कि कुर्बानी के गोश्त को किस तरह से पकाया जाए कि जैसे वो रोज़मर्रा के गोश्त का खाना पकता है, उसका टेस्ट वैसा ही हो, ठीक है। ये फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
आपका खाना बेहतरीन पकेगा। गोश्त को बॉईल करें पहले, और अगर कुछ डालना होता है जैसे लहसुन अदरक वगैरह डालना है या प्याज डालनी तो वो डाल सकते हैं, अगर किसी रेसिपी में मैंने बताया है। मैं अपनी ही रेसिपी की बात करूँगी कि मैं अपनी रेसिपीज़ के लिए बीफ होता है या मटन होता है तो मैं उसको पका के, गला के, उबाल के रखती हूँ, ठीक है। बाज़ लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आए हुए भी हैं कुछ, कि गोश्त को हमने गलाना है या उबालना है। अरे आप जब उसे उबालेंगी तो गोश्त को गलाएंगी, क्योंकि आगे जाके हमने जो प्रोसेस करना है उसमें वो क्या होगा, अब तो रेसिपी को तैयार करना है, बस मसाले डालने हैं, तो गोश्त का गला हुआ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ज़रा सी और हो जाए प्याज। देखें जी कितना अच्छा रंग आया है ना। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन, डाल देती हूँ, मेरा ख्याल है मैं ये डाल रही हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। मेरा पानी का जग नहीं आया भाई, पानी का जग दीजिए। ये मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा है। इसमें मैं भूनूंगी लहसुन और अदरक को। ना जल्दी से दीजिए, मुझे पानी दीजिए। अच्छा, प्याज को हमने अच्छा सुनहरा कर लिया और उसमें मैंने पिसा हुआ अदरक का लहसुन डाला मलका का, और इसके अलावा थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला। पानी मुझे मिल गया था तो मैंने पानी डाल दिया, लहसुन और अदरक को इसमें भून लिया। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। हल्दी वगैरह नहीं जाती है नहारी में, तो हल्दी ना डालिएगा, ज़रा सा इसको कर लें। नहारी में टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसमें अब मैं डाल दूँगी ये जो पका हुआ गोश्त है, ठीक है। ये पका हुआ गोश्त डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसके साथ, और बस नहारी को दम पे रखेंगे। और दूसरी चीज़ें जो है, देखें कितना आसान हो जाता है। अगर आपने गोश्त को गला के रखा है, यकीन जाने फ्लेवर में किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आती, चाहे किसी भी किस्म का आप सालन पका रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आती है। अच्छा जी, मैं विजिटिंग कराची से, उन्होंने पूछा है कि भाई जो कुर्बानी का गोश्त है और रोज़मर्रा का गोश्त, उसमें क्या फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क ये होता है, पहली बात तो ये कि ब्रीड का फ़र्क होता है। गोश्त डाल दूँ, ब्रीड का फ़र्क होता है। ब्रीड मतलब नस्ल का। जो बकरे आप रोज़मर्रा खाते हैं, जिसका गोश्त खाते हैं, वो निचले दर्जे की नस्ल होती है। हाँ, हम सब हैरान हो रहा, निचला दर्जा बकरे में, ऊंचा दर्जा बकरे, बिल्कुल है, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल है। उसकी जेनरेशन, उसकी सब चीज़, जानवरों में भी नस्ल को देखा जाता है और इंसानों में भी देखा जाता है। ऑब्वियसली जो चीज़ है वो है, तो उसके जो रोज़मर्रा काटे जाते हैं वो कोई ऐसे नहीं होते। अच्छा, एक बात ये होती है, दूसरी बात ये होती है कि उन्हें जब पाला पोसा जाता है उसमें बहुत मोहब्बत का सलूक नहीं होता, सौतेलेपन का सलूक होता है। उन्हें खाने को दिया, नहीं दिया, चराने के लिए ले गए, जो रास्ते में मिला खा लिया उन्होंने, अपने तौर के पर ज़रा कम खर्चा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा के बकरों का साइज़ बहुत छोटा होता है, उनकी रान और दस्ती किस कदर छोटी होती है ना बकरों की, तो बिल्कुल यही हाल गाय वगैरह का है। लेकिन कुर्बानी के लिए जो जानवर पाले जाते हैं वो बाकायदा पाले जाते हैं और उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी ब्रीड का ख्याल रखा जाता है, यानी कि वो अच्छी नस्ल है तो अच्छे तरीके से उसे पाला पोसा जाता है। मैं बहुत फैक्ट आपको बता रही हूँ, यही कुछ बातें हैं। अगर आप देखें ना, बकरे आते हैं कैसे एकदम खूबसूरत, कहते हैं वाह भाई क्या खूबसूरत जोड़ी है बकरों की, देखो कितने की है भाई, 1.5 लाख की, 2 लाख की, जो भी उन्होंने कहना होता है, इससे भी कम की होती है, लेकिन जोड़ी होती है उनकी, ज़्यादातर जोड़ी होती है। कहती हैं बहुत ही अच्छी नस्ल का बकरा है ये, उसकी शक्ल सूरत, उसकी बॉडी आप देखें, पूरा जिस्म उसका देखें, खूबसूरत होता है। ये अच्छी नस्ल के बकरे होते हैं, तो ये अच्छी नस्ल कहलाती, तो इनके गोश्त का टेस्ट भी अलग होगा। अब देखें कितनी बड़ी बातें पता चल रही हैं। ये तो जब ख़रीदारी करते हैं उस वक्त देखा जाता है। अच्छा, मैं पानी डाल दूँ थोड़ा सा इसमें, मुझे तरी भी निकालनी है अभी इसमें से। तो जानवर ख़रीदते हुए उसकी नस्ल ज़रूर देखें, यानी कि जो आप उसका अपीयरेंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये किस नस्ल का बकरा है। तो आप यकीन जाने, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे बड़े भाई अब तो इस दुनिया में नहीं है, कई साल पहले की बात थी, वो पाकिस्तान आए हुए थे और ईद उल अज़हा का मौका था। तो हम लोग ऐसे अपने घर में बाहर खड़े हुए थे, तो बकरे गुजरे वहाँ से। तो उन्होंने पूछा बकरों के बारे में, बकरे जो लेकर जा रहा था, तो उससे पूछा, तो उसके पास एक जोड़ी भी थी, बहुत ही अच्छे बकरे थे, खूबसूरत बकरे। तो उसने पता नहीं आदमी मुझे क्या प्राइस बताई। तो उन्होंने पता है क्या बात कही, वो अमेरिका में रहते थे, कहने लगे अमेरिका में अगर ये वाली जोड़ी मिलेगी भी ना आपको, अगर मिली तो कम से कम भी $5,000 की मिलेगी, ये प्राइस होगी उसकी। तो जो उसकी ब्रीड है ना, प्राइस उसकी होती है। और उसका जो अपीयरेंस होता है, आप खुद देखेंगे बकरा डिग्निफाइड आपको नज़र आएगा, तो वो नस्ल होती है। तो उस नस्ल के पैसे अलग होते हैं, उसका गोश्त का टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जैसे आप रोज़मर्रा जैसे बकरे लेना चाहें जिसमें 10-12 किलो गोश्त निकलेगा, ये रोज़मर्रा वाले बकरे होते हैं जिनमें से 10-12 किलो गोश्त निकलता है, तो ये आपको मिल जाएंगे बिल्कुल उसी टेस्ट के जो रोज़मर्रा का गोश्त होता है। लेकिन जिसमें 20 किलो से ज़्यादा का गोश्त होगा वो अलग नस्ल होगी। उफ, राहत बकरे बेचती हो। हाँ, सारे लोग, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राहत बकरे बेचती है। नहीं, ये सब मेरी एजुकेशन का हिस्सा है, जो कुछ मैंने सीखा है उसका हिस्सा है ये। अच्छा जी, अब मैं इसमें से इसका जो फैट है वो निकालूंगी। इसकी जो तरी है, फ्लेम को मैंने ऑफ किया है, देखें जी अब मैं कैसे निकाल रही हूँ, ये देखें। ये हमारी तरी बेहतरीन कलर की निकल रही है, ये पूरी निकाल लूँगी मैं। इसके बाद नहारी जब पकेगी, फिर जिसका दिल चाहे तरी डाले, जिसका दिल चाहे ना डाले, आराम से खा सकते हैं बिना चिकनाई की नहारी। तरी निकालने का तरीका ये है, नहारी पर से तरी उतारने का। अलहदा से जो बनाते हैं उसमें कभी भी फ्लेवर नहीं बनेगा। जितनी भी होगी मैक्सिमम मैं निकाल लूँगी। अच्छा, इसको आप उबालना आने दीजिएगा, तरी उतारने से पहले उबालना आने दीजिएगा नहारी में। अगर उबाल आने देंगे तो आप तरी नहीं उतार पाएंगे, उतरेगी नहीं, फिर मिलेगी नहीं आपको। मुझे देखें कैसे शानदार तरीके से मिल रही है, सिर्फ तरी आ रही है। देखें जी, बहुत आला तरीके से नहारी सिखा रही हूँ, दिल खुश होगा आप लोगों का। चलो जी, आई गेस अब काफ़ी है। अब ये तरी हमारी नहारी के ऊपर जाएगी, ठीक है। अब क्या डाल रही हूँ मैं, ये गरम मसाला जो अभी मैं लिखवाऊंगी आपको, वो सारा का सारा इसमें जाएगा। इसमें सौंठ भी है और सौंफ भी है। सौंफ हमने इसके साथ ही पीस ली, जो नहारी का गरम मसाला है। ज़रा सा मिक्स कर दूँ। आप मुझे मौका दें, ये बकरीद ईद के जो जानवर हैं इनके बारे में बात करने का, यकीन जाने 5 डेज़ मेरे लिए बहुत काफ़ी है। 2 घंटे का लेक्चर एवरीडे मैं दे सकती हूँ। ख़रीदने में आपको बेहद आसानी होगी, और उसको चूज़ करना, उसको रखना, उसकी देखभाल कैसे होगी, हर चीज़, और फिर लास्ट में गोश्त, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। अच्छा जी, अभी बता देते हैं। सदाफ़ हैं कराची से, वो पूछती हैं कि जो कच्चा, अब ज़ाहिर है सारा गोश्त पका के तो नहीं रखा जाएगा, जितना भी गोश्त आप पैक कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि मसाला लगा के रखा जा सके, तो क्या रखा जा सकता है? जी बिल्कुल रख सकते हैं। आपने जो भी मसाला लगाया हुआ है उसको लगा के, और आप पॉलीथीन बैग्स या जिप लॉक बैग्स होते हैं, अब उसी हिसाब से आप साइज़ देख लीजिए कि साइज़ आपके पास जो है, मतलब आपकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें दावतें भी शामिल होती हैं, उसमें रोज़मर्रा का खाना भी शामिल होता है। तो उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैग्स बनाइए और फ्रीज़ कर दीजिए। अच्छा जी, बहुत भारी काम हो रहा है। ये यखनी ला रही हूँ मैं, गरम है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी में सिर्फ अदरक लहसुन और थोड़ी सी सौंठ है, और कुछ नहीं डाला गया। नमक वमक कुछ नहीं डाला, नमक फाइनल अब करेंगे हम। चलो भाई, ज़रा मिक्स करेंगे। तो आप वो गोश्त जो है बिल्कुल रख सकती हैं,
और जब चाहें आप उसको पका सकते हैं। हाँ, पका के ना रखें, पकाने से मतलब उसमें घी तेल इस्तेमाल ना किया गया हो। अच्छा, उसके अलावा गोश्त को उबाल के भी नहीं रखिएगा, गोश्त आपका ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा। लोग उबाल के फ्रीज़र में रख देते हैं, लोग मशवरे देते हैं, हालांकि उन्होंने ये काम किया ही नहीं है। ये काम तो सारा मैंने सिखाया है आपको कि गोश्त को उबाल के उसको किस किस तरीके से पकाया जाता है। तो मैंने बताया, इसलिए इसकी सारी चीज़ें मुझे मालूम है। अच्छा, ये लाल आटा है मेरे पास। एक बात और आपको बताऊं, आटा कभी भूनते नहीं हैं। नहारी में डालने के लिए भुना हुआ आटा नहीं डाला जाता, ठीक है। थोड़ा पानी डालूंगी और अब गई नहारी पकने के लिए धन धनाधन, ठीक है जी। मैं इसको फेंटू से कर लूँ ज़रा। इसको अच्छा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, पूछा गया है कौन है भाई? नहीं, उसके अलावा आपने अभी एक और। अच्छा जी, मेहरी ने लाहौर से वो पूछती हैं कि गोश्त रखने का तरीका क्या है, आप ये बताएं। कुछ लोग कहते हैं जी धो के रख दें, कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसे ही रख दें, कुछ लोग ऐसे तो कहते ही नहीं, कोई भी नहीं कहता। तो ये मैं आपको बताती हूँ, जो आप गोश्त लेकर आते हैं, चाहे वो आप मार्केट से लेकर आएँ, चाहे वो कुर्बानी का गोश्त। मार्केट में तो गोश्त वो 50 दफ़ा धुल चुका होता है, खूब पानी डालते हैं उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसका पूरा कारकस लटका होता है और उस पर खूब पानी डालते रहते हैं, तो गोश्त गीला हो जाता है। उनका मकसद सफाई नहीं होता, उनका मकसद वज़न बढ़ाना होता है। तो इस वजह से बाज़ार का गोश्त वो भी आप बिना धोए रखेंगे। गोश्त जब बाज़ार से लाते हैं, यानी रोज़मर्रा जो ख़रीदारी होती है, वो वाला गोश्त भी लाने के बाद टेबल पर आप फैला दिया करें, ट्रे में फैला दें या फिर कोई कपड़ा रख के फैला दें, उसको ड्राई कर लिया करें। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त, उस पर पानी नहीं लगता, आपको पता है। जब ज़िबा किया जाता है बस जब भी उस पर पानी डाला जाता है, उसके अलावा नहीं डाला जाता। तो कुर्बानी का गोश्त ड्राई होता है, बहुत अच्छा होता है। बस इसी तरह से आपने जहाँ भी गोश्त रखा है, किसी टेबल पर रखा है, काउंटर पे रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, गोश्त को ड्राई हो जाने दें और ज़्यादा। उसके बाद आपने जो बांटने का है बांटें, जो आपने रखना है उसके पैकेट बनाने हैं, तो गोश्त को ड्राई होने दें, बिना धोए गोश्त को पैक करेंगे। आप जब भी देखिएगा गोश्त बहुत अच्छा हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पक रही है नहारी और बहुत ही टेक्निकल चीज़ें आपको पता चल रही हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो यहाँ पर अब ये आटा डाल रही हूँ मैं। तो आटे को मैंने, लाल आटा है, इसको मैंने ज़रा कुछ फॉरेन बॉडीज आ गई तो वो निकाल रही हूँ ज़रा। अच्छा, एहतियात से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको पकते रहने देना है और चलाते रहना है। जब एक रिक्वायर्ड थिकनेस आएगी हम वहाँ पे रोक देंगे, एकदम नहीं डाला जाएगा। जिस हाँ जी, अच्छा जी, बड़ा अलग सवाल आया है। तो रुखसाना है इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा है कि ऊँट के गोश्त के कबाब अच्छे होते हैं या गाय के गोश्त के। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, ऊँट के गोश्त के कबाबों की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। ऊँट के गोश्त में कुदरती तौर पर नमकीनपन होता है। अच्छा, मैंने भी अनजाने में खाया हुआ है, मुझे पता ही नहीं था ऊँट का गोश्त है, बट सो डिलिशियस। हमारे नबी ऐसे तो नहीं ना खाते थे, पसंद करते थे, ऊँट का गोश्त बहुत पसंद करते थे, बकरे का गोश्त बहुत पसंद करते थे। अच्छा, मैंने दुबई में ऊँट के गोश्त की नहारी भी खाई है। यकीन जाने, मैं कहती हूँ कराची में कहीं अवेलेबल नहीं, इतनी आला नहारी थी जो मैंने दुबई में खाई है। इसके अलावा ऊँट के गोश्त का शवरमा भी खाया है, बहुत ही लजीज होता है, उसका नमकीनपन ही अलग होता है, बड़ा ही एपिटाइजिंग होता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बनाएं, तो शोरबे वाली चीज़ें ना बनाएं। जैसे कबाब वगैरह होते हैं, शामी कबाब बना सकते हैं और दूसरे किस्म के कबाब आप पका सकते हैं उसके, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर अच्छा, ये डालने के बाद ना आटा, नहारी जाएगी दम पे। क्या खुशबू आ रही है नहारी की कि मैं क्या बताऊँ आपको।
पकते पकते में गाढ़ी होगी ये, ठीक है ना। अभी इसका गाढ़ापन आपको पता चल जाएगा। बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए कि ग्लू बन जाए बिल्कुल ही। जैसा कि मैंने अंदाजे से निकाला था एंड आई गेस कि ये पूरा है। इस स्टेज पर पहले तो आप चलाते रहेंगे, कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक आटा डालने के बाद आपने इसको चलाते रहना है। उसके बाद धीमी आंच पे छोड़ दें बिल्कुल। गोश्त गला हुआ कितना ही क्यों ना हो, आपने इसको एट लीस्ट 25 से 30 मिनट, अगर गोश्त बहुत गला हुआ है और अगर गोश्त आपको लगता है कि नहीं बहुत मामूली सी कसर है, तो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे ये नहारी दम पे पकेगी। आटा डालने के बाद ये है इसका ड्यूरेशन पकने का। अब ये तो टीवी शो है, मैं तो बीच में ऑब्वियसली छोड़ दूंगी। हमें जब कहा जाएगा कि जी अब तो इतना टाइम रह गया है। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, मैं इसको अब दम पे छोड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मुझे अभी खीर भी पकानी है। उस्मान थे कराची से, उन्होंने पूछा है कि कलेजी को फ्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक उन्होंने कच्ची कलेजी को पूछा होगा, तो मैं अपने हिसाब से जवाब दे देती हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ज़्यादा दिन ना कीजिएगा, कलेजी का ड्यूरेशन इतना नहीं होता कि उसे बहुत लंबे टाइम के लिए फ्रीज़ किया जाए। आप 1 महीने भर के अंदर उसे इस्तेमाल करें, बस काफ़ी लंबा टाइम है। खीर, रबड़ी खीर। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो करेंगे रबड़ी की। रबड़ी के लिए बहुत दफ़ा सिखाई है मैंने आप लोगों को, लेकिन प्रोग्राम में टाइम नहीं कि मैं रबड़ी बनाऊं और फिर खीर बनाऊं, तो उसका तरीक़ाकार मैंने रेसिपी में भी पूरा लिख दिया है और यहाँ भी आपको बता रही हूँ। अब ये देखें, दूध हमने पका के रखा हुआ है खीर के लिए। देखें, अब यहाँ पे आ जाइए ज़रा, देखें ये बलाई बननी है, ठीक है, ये बलाई बन गई है। इसी तरह से आप दूध को हल्की आंच पे रखेंगे, बलाई बन जाएगी, उसे साइडों में जमा करते रहेंगे। और उसके बाद जब इसमें दूध बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, तकरीबन पौनी प्याली रह जाएगा, फिर उसमें आप चीनी डालेंगे। और 1 लीटर दूध अगर है तो उसमें बहुत जाएगी तो 1/4 प्याली चीनी की जाएगी। अपना जो आपका टेस्ट है, मिठास कितनी चाहिए उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। 1/4 प्याली चीनी डालेंगे, उस दूध में पकाएंगे। जो दूध रह गया है, बलाई सारी साइडों पे ये जमा है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो दूध बचा हुआ है चीनी के साथ पक गया है, फिर ये वाली बलाई उसमें शामिल कर देंगे। जितनी भी जमा हुई है वो सारी बलाई शामिल कर देंगे। ये आपकी रबड़ी तैयार हो गई। कितना आसान तरीका बताया है, वरना तो घंटों चाहिए। चलो भाई, अब क्या करेंगे, इलायची जा रही है, इसके मैं वो हटा रही हूँ, जो स्किन है उसकी थोड़ी सी इलायची, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। दूध का अपना टेस्ट इतना होता है कि इलायची की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये उबले हुए चावल। आप सभी लोग जानते हैं उबले चावल के साथ मैंने आप लोगों को खीर पकानी सिखाई है। चाहे तो चावल, ये मेरे पास आज बड़े वाले चावल हैं, बासमती चावल हैं, तो ये ज़रा लंबे लगेंगे आपको। इसको मैंने पीसा भी नहीं, पीसूँगी नहीं। खीर में चावल नज़र आना चाहिए। तकरीबन आपको चाहिए होगी 1/3 प्याली, जिनको कि आप उबाल लेंगे। अब ये चावल पकेंगे, इसमें खीर गाढ़ी होगी। खीर का जो प्रोसेस है वो ही होगा। फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी और चीनी डालने के बाद हम खीर को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं जी इसमें, पिस्ते हैं, चीनी है, इलायची जा चुकी है। उसके बाद हम कहाँ पे रबड़ी को शामिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, अब यहाँ आ जाते हैं। नहारी का जो गरम मसाला तैयार करना है, नहारी का गरम मसाला तैयार करने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ मेरे पास है, यहाँ से शुरू करते हैं। लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें, अच्छा जितने भी रेशोज़ हैं वो आप रेसिपी से नोट कर लीजिएगा। बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, आराम से लिखवा रही हूँ, और दालचीनी, ठीक है। लौंगे, साबुत काली मिर्चें, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा ज़ीरा जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा भी है, काला ज़ीरा भी है।
पिसा हुआ जायफल और जावित्री यहाँ मैंने साबुत रखा हुआ है। ये जावित्री है, ये देखें, ये जावित्री है, ठीक है। ये जायफल है, साबुत है, घिस लें इसको, पीस के रखें। अच्छा, इसके अलावा सौंफ है, सौंफ, तेज़पत्ता और अच्छा ज़ीरा मेरे पास यहाँ है, ओके, सफ़ेद ज़ीरा यहाँ है, काला ज़ीरा उसमें। सौंफ है, तेज़पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा पीपले हैं, बस 2 पीपले डालिएगा। पीपले ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, रुक जाए। जो चीज़ें बहुत सारे लोग शक्ल नहीं पहचानते हैं उनके लिए मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत सारे लोगों को जायफल जावित्री नहीं पता, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से। ये लंबे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पीपले हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अंग्रेज़ी में इसको लॉन्ग पेपर कहते हैं और अरबी और फ़ारसी में इसे कहते हैं फिलफिल दराज। याद होगा कितने बरस पहले बताया था, कितने बरस हो गए, आए थे 2007 में शायद बताया था। तो ये पहचान लीजिए। इसके अलावा ये है जावित्री, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इस फॉर्म में मिलती है जावित्री। ये है जायफल, ठीक है ना, जायफल भी कहते हैं इसको, जायफल भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे को फे में क्यों बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जायफल है ये, एक्चुअली फ्रूट है ये। तो ये शेल में होता है, जैसे अखरोट होता है उस तरह से निकलेगा, तो आप इसको घिस लीजिए। जायफल एक्चुअली पिसता नहीं है, तो उसे घिसना पड़ता है। अगर आपके पास ग्रेटर है ऐसा, उसमें से निकल सकता हो तो निकाल लें, और या फिर छोटे छोटे टुकड़े करें और जावित्री के साथ डालें, दोनों की इक्वल क्वांटिटी, और पीस के रख लीजिए, ठीक है। तो ये जब भी आप चाहेंगे तो ये उसमें आपके काम आ जाएगा, जहाँ पर भी पिसा पिसाया आपको मिल जाएगा। चलो अभी ज़रा नहारी देखते हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी? हाँ जी, बार बार चलेगा रेसिपी कार्ड, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। चलो जी, ज़रा इसको मैं चलाऊँ। अच्छा, नहारी अभी आपको पतली पतली लग रही होगी ना, क्योंकि अभी पकेगी, दम पे आएगी, तो दम पर जब आती है तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। तो आप सोचेंगे जी अभी तो गाढ़ी नहीं हुई है तो और आटा डाल दें, आपकी नहारी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये चलाते रहना, हर थोड़ी देर के बाद नीचे से लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आटा होता है ना। हुसैन थे लाहौर से, वो कहते हैं बकरे के पाए बनाने सिखाएं। अभी पाए आने तो दो बेचारे के सिखा दें, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तैयार है। आप एक काम करें, सफाई करा लें उसके। अगर आप पाए जलाते हैं, उसके जो बाल हैं वो जलाते हैं और स्किन रहने देते हैं, तो वो करके रख लीजिए। पाए को एज इट इज़ फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर से जलाए हुए पाए होते हैं उनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और उबाल के अगर रखें तो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सालन बना के रखेंगे टेस्ट नहीं रहेगा। इसको पकाते हैं जी, बस इसने पकना है, गाढ़ा होना है। फिर मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है, और उसके बाद जो भी हमारी रबड़ी खीर का प्रोसेस है वो करेंगे। खीर में तो अभी से लच्छे हैं, पता है आपको। अच्छा, चावल होते हैं ना, तो उनको पीसा ना करें। खीर के लिए चावल नहीं पिसेंगे, और फिरनी के लिए पीसे जाते हैं। वो भी कौन सा, कच्चे चावल जो होते हैं उन्हें पीस लेते हैं, और उबले हुए चावलों को ना पीसे। खीर में चावल का नज़र आना ज़रूरी होता है, और ये मज़े का लगता है। खीर सुबह नाश्ते में खाया करें, ये आपके ब्रेन को फ़ायदा देगी। ब्रेन सेल्स बनते हैं इन चीज़ों से, एक्चुअली सूजी की चीज़ें बनी हुई ब्रेन सेल्स बनाती हैं। क्या बात है भाई, मैं समझ रही हूँ जल रहा है। अभी नहीं जलाऊंगी, वैसे ही ऑन था। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर जलाते हैं, इसको पकाएंगे अब। अच्छा जी, नहारी जो है हमारी बस दम पर है, नहारी तैयार है। सिर्फ इसको सर्व करने का तरीका आप सीखेंगे कि इसको सर्व कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। बाज़ार से नहारी लाते हैं, सब कुछ थैली में डाल के दे देते हैं, या फिर छोटे छोटे पैकेट बने होते हैं उनके पास कॉन्डिमेंट्स के, वो दे देते हैं। तो घर में जब नहारी पकाएंगे और सर्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आप मेरे प्रोग्राम से सीखते हैं, और अभी सीखेंगे, दोबारा से सीखेंगे। अच्छा, जब खीर पका रहे होंगे तो साथ खड़े रहिएगा,
क्योंकि अगर खीर के पास से आप हटे तो ये आपको धोखा दे देगी, सब दूध बह जाएगा, उबल के गिर जाएगा। तो इसलिए खीर पकाते हुए ध्यान रखें, अनलेस कि वो गाढ़ी भी हो जाए और उसमें आप चीनी डाल चुके हैं, तब तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या डर होता है कि खीर लग जाएगी। तो अगर ऐसा बर्तन है जैसे नॉन स्टिक है या वही जो प्रेशर कुकर मटेरियल के बर्तन होते हैं उनमें पक रही है तो ठीक है, चल जाती है। लेकिन किसी दूसरे बर्तन में, जैसे बाज़ लोग स्टील के बर्तनों में कुकिंग करते हैं, अगर उसमें लग गई तो खीर आपकी बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि लगने के बाद उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और अगर किसी के पास अगर तांबे का बर्तन है तो उसमें अगर आप पका रहे हैं तो खीर आपकी बेहतरीन पकेगी और लगेगी तो लजीज होगी। ये फ़र्क होता है। छोटे बच्चों को खीर पका के ज़रूर दें। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, फरीदा नाम बताएं। अच्छा, रशीदा थी इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा है कि ब्रेन मसाला बनाना सीखा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सीखेंगे आप। अच्छा, ब्रेन को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह पैक करें और फ्रीज़र में रख दें। इसको 3-4 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जब आप चाहें आप इसको पका सकते हैं। कच्चा ब्रेन फ्रीज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें फ्रीज़ होंगी वो मैं आपको कहूँगी बिल्कुल कर सकते हैं, जो नहीं होंगी उसके लिए मैं आपको मना कर दूँगी। अभी तो इसमें जोश ही नहीं आया भाई। अच्छा भाई, आज मेरी खीर में है बासमती चावल, साबुत वाले। तो वैसे तो मैं इसमें ब्रोकन राइस को इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं थे तो हमने जो बासमती रखे हुए थे उसको ही इसमें इस्तेमाल किया है। तो खीर में साबुत चावल, नज़र आते हुए चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं और रबड़ी खीर में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह बना के देखिएगा। और चावल तो आपको इतने से तो चाहिए, कोई इतने सारे चावल थोड़ी चाहिए खीर पकाने के लिए। गरम मसाला बहुत ध्यान के साथ लिख लीजिएगा। ये गरम मसाला बना के रख लें। अगर ये गरम मसाला तैयार है आपके पास तो नहारी आधी रात को भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें तो घर में होती हैं, मिर्चें होती हैं, लहसुन अदरक होता है, प्याज, सबको ईद मुबारक कहेंगे तो हम अपने आप को भी तो मुबारक कहेंगे ना। तो अपने आप को भी ज़रूर मुबारकबाद दीजिए। अच्छा, मैंने चीनी डाल दी थी, आप सभी को मालूम है जब इसमें गाढ़ापन आता है तो चीनी डाल देते हैं। अच्छा, अब रबड़ी को ऐड करना है। देखें, रबड़ी हमारे पास यहाँ पर है, ये देखें लच्छे इसके नज़र आ रहे होंगे। और दूध में मैंने इसको, जो दूध था उसके अंदर, ये उसी दूध के अंदर ये देखें जी रबड़ी के लच्छे। ठीक है जी, जो रबड़ी हमने बनाई थी उसके लच्छे इसके अंदर हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जो मैंने आपसे कहा था कि आपने थोड़ा दूध छोड़ना है और बाद में उसमें आपने रबड़ी को ऐड कर देना है। चलो भाई, डन। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये ख्याल रखिएगा क्योंकि रबड़ी ऑलरेडी पकी हुई है। खीर के साथ हमें बहुत देर नहीं पकाना, बस ज़रा सी देर पकाना है। नहारी हमारी तैयार है। बस मैं अब आपको बताऊंगी कि इसके साथ आपने और क्या क्या करना है। इतनी अच्छी खुशबू की नहारी तैयार हुई है। आप घर में बनाएंगे बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप नहारी का जो रेस्टोरेंट होता है आप वहाँ पर हैं। चलो भाई, इसे तो मैं छोड़ती हूँ यहाँ पे, ये पक्केगी ज़रा। आते हैं नहारी की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने तरी बनाई थी अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, तरी का रंग देखें, अभी नहारी पर आएगा तो फिर आप देखें। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं और जो लोग तरी ना डालना चाहें उसके बिना भी नहारी खा सकते हैं। बकरे के गोश्त की भी नहारी पकाई जाती है। तो अगर मरीज़ हैं घर में तो उनके लिए आप बकरे के गोश्त की नहारी पकाएं। अगर उन्हें बीफ मना है तो। देखिए जी कितना आला कलर आया है और तरी बहुत ही लाजवाब है। अच्छा जी, अब इसकी खूबसूरती, हरा धनिया, अदरक, मस्ट, ये सारी चीज़ें नहारी की जान है।
हरी मिर्च, सब चीज़ें बेइंतहा अच्छी लगती हैं, इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा, लेमन सेपरेटली सर्व, तो आप साथ में लेमन देंगे। और नलियाँ मैंने साथ रख दी हैं, तो आप वैसे चाहें तो निकाल लीजिएगा। वैसे पत्ते में निकल जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है, यखनी में भी मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर आपने निकाल ली है और आपके पास सही सलामत है तो फिर आप उसको अलहदा से सर्व कर सकते हैं या फिर नहारी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, गरम गरम में सर्व वो शामिल कीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी खीर तैयार हो रही है। यहाँ पे ज़रा सा पकने में टाइम लगेगा। इसमें जाएंगे पिस्ते, बस इसे बीच में शामिल करूंगी। इसके अलावा हम इसको डेकोरेट भी करेंगे। बहुत लाजवाब खीर बनती है ये, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। ये खीर आपको गरम भी अच्छी लगेगी, गरम ही खाएं, सबसे अच्छी आपको गरम ही लगेगी। खीर डिपेंड करता है कि कैसी पकाई है। हर खीर ठंडी अच्छी नहीं लगती, खीर कभी गरम खा के देखिए। दूध की बहुत सारी चीज़ें गरम सर्व होती हैं और वो गरम ही अच्छी लगती हैं। हाँ जी, नहारी बखाएं जी, फिर से बखाएं। मैं शक्ल देखूं उसकी। नहारी का चेहरा कराएं। जहाँ पना दिखा रहे हैं तो दिखाइए जहाँ पना। ओहो हो, लाजवाब। अच्छा जी, इसको सर्व मैंने किससे किया है? मोटे वाले नान हैं और जनाब शीरमाल, शीरमाल के साथ, यानी शीरमाल जिसको कि लाल रोटी कहा जाता है, असल लफ्ज़ है लाल रोटी। और जिस ज़माने में ईजाद हुई थी लाल रोटी कहलाती थी, उसके बाद जो है वो फिर दूसरे अल्फाज आ गए हैं, शीरमाल कहा जाने लगा है। तो वैसे शीर आपको क्या पता, शीर पर्शियन फारसी में दूध को कहा जाता है, और माल जो है वो एक्चुअली ये रोटी टाइप की जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है। कितनी नॉलेज मिलती है रोज़ाना आप लोगों को। ईद के दिन भी पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मेरी छुट्टी कोई नहीं है, मुझे आज भी पढ़ाना है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राहत आप क्या करती हैं गोश्त के साथ? वही करती हूँ जो आप लोग करते हैं। कुछ आने जाने वालों के लिए, तब मेहमान आते हैं, खाने पकते हैं, उसमें खर्च होता है, घर में खर्च होता है, बांटने में खर्च होता है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा जब बांटेंगे तो जितना जल्द हो सके बांट दें, क्योंकि मौसम गर्म है। जब आप लोग उनको पॉलीथीन बैग्स में गोश्त को रखते हैं तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको हवा लगनी बंद हो जाती है। तो जितना जल्द हो सके जो भी आप लोग तरीक़ाकार है आपके यहाँ का बांटने का, वो बांट सकते हैं। दूसरी बात ये कि हदीस के मुताबिक आपको बता दूँ, ये लास्ट ईयर भी बताया था, बल्कि हर साल बता रही होती हूँ कि आप कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल रख सकते हैं, पूरे 1 साल रख सकते हैं। और लेकिन कुर्बानी को क्योंकि ऐसे कहा गया कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक हिस्सा आपके अपने लिए, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों वगैरह, दोस्त वगैरह सब है उनके लिए, और एक ज़रूरतमंद और गुरबा के लिए है। ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए और जनाब ये 100% तकसीम जो है हो गई। लेकिन फिर भी हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का कुनबा बड़ा है और वो ज़रूरतमंद भी है तो वो सारा गोश्त रख सकता है। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यार बांट दें, आप लोग अपने फ्रीज़र ना भरें, ये बहुत बुरा लगता है एक तो सुनने में। दूसरी बात ये कि आप किसी को किसी पर ऑर्डर नहीं कर सकते कि जी आप ऐसे करें, अपने गोश्त के साथ ऐसे करें। वो जो मालिक है वही उसका ज़िम्मेदार है, वही उसकी तकसीम करेगा, वो किस तरह करेगा वो उसका मालिक है। तो लिहाजा ये सजेशन देना कि जी आप भी फ्रीज़र ना भरें और आप ऐसे ना रखें, आप वैसे ना करें, आप उसको ना दें, आप इसको ना दें, हम लोग तो खाते रहते हैं। भाई आप खाएं, बिल्कुल खाएं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन किसी को सजेशन देना ये बिल्कुल नहीं बनता। चलो जी, खीर है डन डना डन, बहुत ही आला खीर। अच्छा, खीर ऐसे पतली रहेगी, ठीक है, ऐसी रहेगी। अभी लग रहा है कि बहुत पतली है, लेकिन जब ये सेट होगी ना, बेहतरीन कंसिस्टेंसी इसकी बनने वाली है। अच्छा जी, खीर मैंने टेस्ट की थी और एक बंदे ने मुझे टेस्ट करवाई थी और उसने ज़िंदगी भर की दुश्मनी निकाली है मेरे साथ। मेरा मुंह जल गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और गर्मा गर्म को मैंने
चख लिया। खीर लाजवाब है, बेहतरीन है, दिल खुश हो जाएगा आपका ये खीर पका के। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला कंसिस्टेंसी है, ठंडी होने के बाद बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। खीर आपकी स्पून में आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको कट कर रहे हैं। कट करने वाली नहीं होनी चाहिए, पीने वाली होनी चाहिए। असल बात यह कि पढ़ाने का अंदाज़ होता है, सिखाने का अंदाज़ होता है। मेरा अंदाज़ है, यह कुदरती अंदाज़ है। जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी उस वक्त भी बहुत खुश होते थे, कहते हैं आपका अंदाज़ ही अलग है बिल्कुल। चलो भाई, मैं खीर रख दूं पहले नीचे, मुझे इसकी तरफ से खतरात नज़र आ रहे हैं। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे जाएंगे जी पिस्ते। खीर में पिस्ते, अच्छा जी, सूखे गुलाब की पत्तियाँ, ये रिवाज डाला मैंने, सूखे का भी ताज़े का भी। खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैं कर रही होती हूँ अपने प्रोग्राम में, ये किताबों में नहीं लिखी होती हैं, अपना माइंड होता है, ये अल्लाह ने सलाहियत दी होती है, तो ये उसके मुताबिक ही सारा काम हो रहा होता है। अपनी ईद मनाएं खूब अच्छी सी, नमाज़ पढ़नी बिल्कुल ना भूलें। ईद के दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग अरे अभी तो जमात के साथ वो पूरे उसके साथ नमाज़ पढ़ के आए हैं, नमाज़ पढ़ें। फिर ख़ास तौर से जो लड़के हैं ना, ये सब इस तरह करते हैं। तो नमाज जो है हर हालत में 5 वक्त की है। आपने चाहे ईद की नमाज ही क्यों ना पढ़ी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस्ता पिस्ता, खूबसूरत सा दस्तरखान अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ सजा हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको भी अता करे, हमें अता किया अल्लाह ताला ने। आपके पास भी सारी नेमतें हों, हमारे मुल्क के हर फर्द के पास ही नेमतें हों, हर मुसलमान के पास हों, ये दुआ है हमारी। चलें जी, कितने लगे हैं चांद देख लीजिए। बादलों के पीछे से चांद निकलने वाला है अभी, तो आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आप लोगों को मेरे दस्तरखान का। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें मैंने दी। मेन खाना हमारा है नहारी, और ये आपका नाश्ता भी हो सकता है, ये आपका दोपहर का खाना भी हो सकता है। रात का खाना ना खाएं बेहतर है, वैसे ईद का मौका है, खा लें, कोई मसला नहीं। उसको मैंने गार्निश किया है, हरा धनिया है और अदरक है, हरी मिर्ची है, लेमन अलहदा से है, और सारे मैंने कॉन्डिमेंट्स अलहदा से दिए हैं। जिसको जितना डालना हो वो अपने हिसाब से डाल सकता है। उसको सर्व किया है मैंने, यहाँ मोटे वाले नान हैं और दाल रोटी के साथ। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ आपको। पहले चीज़ें बता दूँ आपको, साथ में मिठाई भी है, और यहाँ मैंने आम रखे हुए हैं, आम काट के रखे ताकि कोई टेस्ट करना चाहे तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ वुडन पिक्स लगा दिए, ताकि कोई अगर इसको टेस्ट करना चाहे थोड़ा सा ही, क्योंकि बैठ के इतना खाना खाने के बाद और अगर कोई 4 आम खाने का प्लान कर रहा है ना, तो वो रोक दे। बस यहाँ ज़रा सा आपने चखा, जितने लोग भी दस्तरखान पे बैठे हुए हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा चख लें, तो आपने आम चख लिया। अच्छा जी, इसके अलावा खीर है यहाँ पे। खीर को कभी आप लाल रोटी के साथ खा के देखें, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। लाल रोटी में जो मिठास है ना, वो नमक में चेंज हो जाएगी, और खीर के साथ नमकीन चीज़ या नमकीन रोटी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ट्राई करके देखिएगा, अभी ईद उल अज़हा पर ही कर लीजिए। अच्छा जी, सब कुछ खा पी लेने के बाद, तकिया मांग लेने के बाद फिर लेटेंगे ना, तो चाय आएगी। यहाँ पर मैंने लेमन टी बनाई है आप सभी लोगों के लिए। हमारी रेगुलर टी है जो कहवा होता है, उसमें चीनी डाली है, लेमन डाला है, ये गरम पिएंगे आप लोग, ठीक है, खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।